तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। बिजली को लेकर मुश्किल में पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैप्टन अमरिंदर के फार्म हाउस के सामने किया प्रदर्शन। बिजली कटौती के चलते परेशान हैं पंजाब के लोग। ट्विटर पर कार्रवाई की तैयारी में सरकार। संसदीय समिति के नोटिस का ट्विटर ने नहीं दिया जवाब। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस सांसद शशि थरूर का अकाउंट ब्लॉक करने पर ट्विटर को दिया गया था नोटिस। मुश्किल में बिहार की नीतीश सरकार। जदयू के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह राजद में हुए शामिल। तेजस्वी ने नीतीश को बताया नॉन सीरियस नेता, कहा उनकी बातों को ज्यादा महत्व न दें। एमएसएमई के दायरे में शामिल होगा खुदरा और थोक व्यापार। केंद्र सरकार ने लिया फैसला। बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से आसानी से मिल सकेगा कर्ज। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया ऐतिहासिक फैसला। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम का नाम है। जी हां, धामी के नाम पर बीजेपी विधायक दल ने अपनी मुहर लगा दी है। वैसे तो उत्तराखंड में 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव है, लेकिन बीजेपी को चुनावों से पहले ही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ गया। कल रात को तीरथ सिंह रावत ने सीएम पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद बीजेपी विधायक दल की आज बैठक बुलाई गई, जिसमें पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगा दी गई। पुष्कर सिंह धामी को संघ का करीबी माना जाता है। वो बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कुमाऊं मंडल के तहत आने वाली खटीमा सीट से वो 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं और अब प्रदेश की कमान उनके हाथों में है। पुष्कर सिंह धामी के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है, क्योंकि 6 महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और जिस कारण से बीजेपी को राज्य में 4 महीने में ही 2 बार सीएम बदलना पड़ा है। तीरथ सिंह रावत को सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा था कि वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे और चुनाव आयोग की ओर से ऐसे संकेत नहीं मिल रहे थे कि राज्य में विधानसभा की खाली पड़ी 2 सीटों पर उपचुनाव कराए जा सकते हैं। 10 सितंबर तक तीरथ को विधानसभा का सदस्य बनना था, जो बेहद मुश्किल हो चुका था। इसीलिए उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। तीरथ के इस्तीफे के साथ ही ये तय हो गया था कि अगला सीएम कोई विधायक ही होगा। कल रात को तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। तीरथ रावत ने अपने इस्तीफे के पीछे संवैधानिक मजबूरी बताई। खासकर कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव न होने को उन्होंने सबसे बड़ा कारण बताया। अब यही कारण पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। ममता बनर्जी ने 5 मई को बंगाल के सीएम पद की शपथ ली थी। बंगाल विधानसभा चुनावों में टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की, लेकिन ममता खुद अपना चुनाव हार गई थीं। बाद में ममता बनर्जी के लिए शोभन देव चटर्जी ने भवानीपुर सीट खाली कर दी। ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से पहले भी चुनी जा चुकी हैं, लेकिन ममता के सामने मुश्किल ये है कि देश में अभी कोरोना की लहर चल रही है और चुनाव आयोग साफ संकेत दे चुका है कि वो इस दौरान कहीं भी लोकसभा या विधानसभा का उपचुनाव नहीं कराएगा। चुनाव प्रक्रिया कब से शुरू होगी, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। ममता बनर्जी 5 नवंबर तक अगर विधानसभा की सदस्य नहीं चुनी गईं, तो वो संवैधानिक रूप से अपने आप सीएम पद से हट जाएंगी। वैसे ममता बनर्जी के पास दोबारा से सीएम पद की शपथ लेने का विकल्प मौजूद होगा। उपचुनाव न कराए जाने के संकेत मिलने के बाद से ही ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रही हैं। उन्होंने तो चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप तक लगा दिया था, लेकिन अब बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा कराकर ममता के इन आरोपों को कमजोर करने की कोशिश की है। साथ ही ममता बनर्जी के सामने मुश्किलें भी पैदा कर दी हैं। यूपी विधानसभा चुनावों से पहले सभी की नजरें प्रदेश में पंचायत चुनावों पर टिकी थी। पंचायत सदस्यों के जब नतीजे आए तो योगी सरकार की नींद उड़ गई। 2017 में यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से 325 सीटें जीतने वाला बीजेपी गठबंधन पंचायत चुनावों में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। पंचायत चुनावों में मिली हार के बाद प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की मांग भी बीजेपी के अंदर उठने लगी। दावा तो यहाँ तक हुआ कि योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने इस हार के बाद से रणनीति बदली और पूरी ताकत पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में लगा दी। पार्टी हर कीमत पर पंचायतों में अपना अध्यक्ष बनवाने की कोशिश में जुट गई और इसी का नतीजा था कि 22 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो गया, जिसमें से 21 सीटें बीजेपी के खाते में गईं,
जिन सीटों पर पार्टी निर्विरोध जीती, उनमें से कई पर उसकी हार के दावे किए जा रहे थे। आज जिन 57 सीटों पर वोटिंग हुई, उसमें भी नतीजे बीजेपी के पक्ष में ही गए। बीजेपी ने राजधानी लखनऊ, कानपुर के साथ सपा के गढ़, मैनपुरी, सोनिया के संसदीय क्षेत्र रायबरेली और रामपुर में जीत हासिल कर ली है। बीजेपी के हिस्से में 75 में से 65 सीटें आई हैं, लेकिन बीजेपी को बागपत सीट पर हार मिली है। यहाँ से आरएलडी उम्मीदवार ममता को जीत मिली। ममता के चुनावों को लेकर जबरदस्त ड्रामा चला था। पहले बीजेपी की ओर से दावा किया गया कि ममता आरएलडी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई हैं, लेकिन ममता ने इसका खंडन कर आरएलडी की ओर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने नामांकन भी किया, लेकिन फिर ये खबर आ गई कि उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है। लेकिन जब प्रशासन सवालों में फंसता दिखा तो ममता के नामांकन को मंजूर किया गया और अब उन्होंने चुनाव भी जीत लिया। पंचायत चुनावों को लेकर जहां बीजेपी बड़ी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं एसपी का दावा है कि कई जगह प्रशासन के सहयोग से बीजेपी को जिताया गया है और जनता 6 महीने बाद बीजेपी को सबक सिखा देगी। सरकार पर जंगी विमान रफाल की खरीद में भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। अपने आरोपों के समर्थन में तथ्य और आंकड़े दिए, लेकिन सरकार ने देश प्रेम, देश की सुरक्षा आदि का हवाला देते हुए इन आरोपों को खारिज कर दिया। अब रफाल सौदे की जांच को लेकर फ्रांस सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारत के साथ करीब 59,000 करोड़ रुपए के रफाल सौदे में कथित भ्रष्टाचार की अब फ्रांस में न्यायिक जांच होगी और इसके लिए एक फ्रांसीसी जज को नियुक्त किया गया है। फ्रांसीसी ऑनलाइन जर्नल मीडिया पार्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में हुई इस इंटर गवर्नमेंट डील की अत्यधिक संवेदनशील जांच औपचारिक रूप से 14 जून से शुरू हो जानी थी। शुक्रवार को फ्रांसीसी लोक अभियोजन सेवाओं की वित्तीय अपराध शाखा द्वारा इस बात की पुष्टि की गई। आपको बता दें कि फ्रांसीसी वेबसाइट ने अप्रैल 2021 में रफाल सौदे में कथित अनियमितताओं पर कई रिपोर्ट्स प्रकाशित की थी। उनमें से एक में मीडिया पार्ट ने दावा किया कि फ्रांस की सार्वजनिक अभियोजन सेवाओं की वित्तीय अपराध शाखा के पूर्व प्रमुख इलियाने हाउलेट ने सहयोगियों की आपत्ति के बावजूद रफाल जेट सौदे में भ्रष्टाचार के कथित सबूतों की जांच को रोक दिया। हाउलेट ने फ्रांस के हितों और संस्थानों के कामकाज को संरक्षित करने के नाम पर जांच को रोकने के अपने फैसले को सही ठहराया। मीडिया पार्ट की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि अब पीएनएफ के नए प्रमुख जियान-फ्रेंकोइस बोहर्ट ने जांच का समर्थन करने का फैसला किया है। मीडिया पार्ट के मुताबिक आपराधिक जांच 3 लोगों के आसपास के सवालों की जांच करेगा। इसमें पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, वर्तमान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, विदेश मंत्री जियान-यवेस ले ड्रियन शामिल हैं। आपको बता दें कि साल 2016 में भारत सरकार ने फ्रांस से 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदने की डील की थी। इनमें से 1 दर्जन विमान भारत को मिल भी गए हैं और 2022 तक सभी विमान मिल जाएंगे। अब देखना होगा कि फ्रांस में शुरू हुई इस जांच से भारतीय राजनीति में कितनी हलचल मचती है। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. काशी विश्वनाथ मंदिर में लगी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए स्थानीय अदालत ने इसी साल 8 अप्रैल को आदेश जारी किए थे। ये आदेश उन याचिकाओं पर दिया गया था जिनके मुताबिक 17वीं शताब्दी में ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया था। इन याचिकाओं में मांग की गई है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है उसे हिंदू पक्ष को सौंप दिया जाए। लेकिन अब इस आदेश के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड ने वाराणसी की जिला अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की है। अदालत 9 जुलाई को इस बारे में फैसला करेगी कि याचिका को स्वीकार किया जाए या नहीं। आपको बता दें कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से वकील अभय यादव और तौहीद खान ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के इसी साल 8 अप्रैल के उस आदेश को पुनरीक्षण याचिका के जरिए चुनौती दी है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 5 सदस्यीय कमेटी की देखरेख में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की खुदाई का आदेश दिया गया था। अदालत ने आदेश दिया था कि एएसआई खुदाई करके ये पता लगाए कि ज्ञानवापी परिसर में मंदिर था या मस्जिद थी और देश की आज़ादी के वक्त परिसर का धार्मिक स्वरूप कैसा था। लेकिन मस्जिद प्रबंध कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही थी।
बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वकील अभय यादव ने कहा, निरीक्षण याचिका में हमने मांग की है कि इस पूरे मुकदमे की सुनवाई का अधिकार यहाँ की अदालत को नहीं है, कि सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ को है। इस मुद्दे पर एक मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 का भी इस आदेश में उल्लंघन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को आजादी के दिन धर्मस्थल की जो स्थिति रही है वैसी ही रहेगी। लगभग 400 वर्ष पुराने मस्जिद की खुदाई में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और मौके पर शांति व कानून व्यवस्था भी प्रभावित होगी। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन का कहना है कि साल 1936 में दायर एक मुकदमे पर अगले साल 1937 में उसका फैसला भी आया था और इसे मस्जिद के तौर पर अदालत ने स्वीकार किया था। अदालत ने माना था कि ये नीचे से ऊपर तक मस्जिद है और वक्फ प्रॉपर्टी है। बाद में हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया। इस मस्जिद में 15 अप्रैल 1947 से पहले से ही नहीं बल्कि 1669 में जब ये बनी है तब से यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। कोरोना काल में भी ये सिलसिला नहीं टूटा है। पूर्व सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कोई भी बात सीधे सीधे बोल देते हैं। राजभर बीजेपी से लंबे समय से नाराज चल रहे थे। उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए जेपी नड्डा ने जब फोन किया तो राजभर ने फोन अपने पीए को पकड़ाकर नड्डा को बता दिया कि रूठने मनाने का समय निकल चुका है, अब फैसले का समय आ गया है और उन्होंने फैसला कर लिया है। राजभर ने कहा कि बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन में छोटी पार्टियों को नुकसान होता है, इसीलिए इस बार यूपी में छोटी पार्टियों का गठबंधन सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी में कोई भी व्यक्ति सीएम बन सकता है, यहाँ तक कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश के मतदाता बन जाएं तो वो भी यहाँ के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में किसी भी धर्म का व्यक्ति सीएम की कुर्सी पर बैठ सकता है। राजभर ने कहा कि मुसलमान का बेटा क्यों नहीं मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बन सकता है, मुसलमान होना गुनाह है। बीजेपी महबूबा मुफ्ती से समझौता कर जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकती है, लेकिन यूपी में यदि मुसलमान को सीएम बनाने की बात भी हो तो उन्हें परेशानी होने लगती है। राजभर ने योगी का नाम लिए बगैर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो काफी चालाक हैं और उत्तराखंड से आकर उत्तर प्रदेश के मतदाता बनकर सीएम बन गए। राजभर ने कहा कि बाबा साहब आम्बेडकर के बाद मैं कैबिनेट मंत्री के रूप में इस्तीफा देने वाला दूसरा व्यक्ति हूँ। लोग विधायक, सांसद या मंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मैं गरीबों के अधिकारों के लिए सत्ता में रहते हुए भी मुख्यमंत्री के साथ लड़ता रहा। पंजाब को कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने यहां प्रचंड जीत हासिल की थी और अब एक बार फिर पार्टी जीत की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह जीत की राह में रोड़े अटका रही है, जिसे लेकर लगातार नेताओं को दिल्ली बुलाया जा रहा है। जहां पहले सिद्धू, राहुल और प्रियंका से मिले और अब सीएम अमरिंदर सिंह भी दिल्ली दरबार में हाजिर होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही वो दिल्ली दौरे पर आएंगे और कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर बड़ी चर्चा की उम्मीद की जा रही है। सूत्रों के अनुसार सीएम के करीबी ने बताया कि इस मीटिंग की तारीख अभी तय नहीं हुई है। बैठक में पार्टी के अंदर चल रही कलह को खत्म करने के लिए सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी देने के फार्मूले पर बात होगी। अब इस बातचीत से क्या सिद्धू और कैप्टन के बीच बात बनती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि नाराज सिद्धू को मनाने के लिए उन्हें राज्य में प्रचार कमेटी का प्रभारी बनाया जा सकता है या चयन समिति में शामिल किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख सुनील जाखड़ को बदला जा सकता है। इन कयासों के बीच कैप्टन ने हाल ही में लंच डिप्लोमेसी के जरिए पार्टी हाईकमान तक संदेश पहुंचा दिया है। भोजन कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा था कि राज्य में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए हिंदू नेता को मौका दिया जाना चाहिए। अब सिद्धू तो आलाकमान से मौका मांग रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि नेताओं के बीच मनमुटाव को कैसे दूर किया जाएगा। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर